नमस्कार दोस्तों, भाग्य सर की टीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जांगीर, एक बार फिर से इतिहास को लेके। दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे थे, पिछली बार अपनी बात हो चुकी थी। अपन किसकी बात कर रहे हैं? कछुआ वंश की बात कर रहे हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं वो वंश है कछुआ वंश। कछुआ वंश कहाँ का है? आमेर का है, यानी कि जयपुर का है, यानी कि डूडार क्षेत्र का है। इतनी सी बात हो चुकी थी, अपनी राजधानी की बात हो चुकी थी। मैं आपसे पूछूं प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो डायरेक्ट आंसर आएगा दौसा थी। सेकंड राजधानी पूछे तो रामगढ़, माची, तीन नाम थे उसके, क्योंकि वहां पे जमुआ रामगढ़ का नाम इस वजह से आता है क्योंकि जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? धुले राय ने। तो दोस्तों, ये सब बातें हो चुकी थी अपनी। अब जो आगे पढ़ेंगे इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले, इसके पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में अपनी बात पृथ्वी सिंह कछुआ तक हो चुकी थी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज कछुआ में मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि इसके 12 पुत्र थे, इसलिए इसने 12 कोटड़ी कहा जाता था। 12 भागों में विभाजित किया था आमेर को। जो शासक बनता है लास्ट में वो भारमल बनता है। कौन बनता है दोस्तों? भारमल शासक बनता है। एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको। अब जो नेक्स्ट शासक बनेगा पृथ्वीराज के बाद शासक कौन बनता है? रतन सिंह बनता है। रतन सिंह के बाद बनेगा भारमल। देखो क्या था मैटर पिछले वाले वीडियो में, ये था पृथ्वीराज कछुआ। थोड़ा सा समझा देता हूं क्या था, ताकि अपने को याद हो जाएगा कि हाँ भारमल कैसे आया। इसका बेटे बताए थे मैंने, सबसे बड़ा था भीमदेव। इसके बाद जो सेकंड पुत्र था वो था पूरणदेव। कौन था दोस्तों? पूरणदेव था। और पूरणदेव शासक बनता है किसके सहयोग से? बालाबाई के सहयोग से। लेकिन पूरणदेव को मार देता है कौन? भीमदेव। और भीमदेव शासक बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। और भीमदेव का जो पुत्र रहता है, भीमदेव का पुत्र रहता है, उसका नाम रहता है रतन सिंह। क्या नाम रहता है दोस्तों? रतन सिंह। रतन सिंह शासक बनता है कहाँ का? आमेर का। रतन सिंह वो शासक है जिसने गिरी सुमेल के युद्ध के समय शेरशाह सूरी की अधीनता भी स्वीकार कर दी। प्रथम राजपूताना का अगर एकमात्र शासक है सबसे पहले वाला पूरे राजस्थान में, तो वो कौन है? रतन सिंह है। इसके बेटे की मैंने बात करी थी, इसका पुत्र रहता है कौन? आसकरण। आसकरण आसकरण लालच में रहता है। उसको क्या भ्रम था कि यार अब इसके बाद शासक जो बनेगा वो कौन बनेगा। तो इसको, आसकरण को भड़काने वाले बहुत सारे थे। तो क्या होता है कि पृथ्वीराज कछुआ की बात करी थी, इसका भाई था एक, इसका नाम था सांगा। और फिर एक छोटा भाई था, वो था भारमल। यहां तक बता दिया था दोस्तों, मैंने सब बातें बताई थी आपको। छोटा भाई था सांगा, सांगानेर की स्थापना करी थी। भारमल शासक बनता है। तो भारमल क्या करता है? आसकरण को भड़काता है, कुछ ऐसी बातें डालता है कि तेरे को शासक बना दूंगा, यूं बना दूंगा, तेरे बाप को मार दे, ऐसा बहुत सारी चीजें इतिहास में होने वाली चीजें होती रहती। और आसकरण रतन सिंह की हत्या कर देता है और शासक कौन बन जाता है? भारमल शासक बन जाता है आसकरण के बदले। आसकरण इससे नाराज हो जाता है। अब कहानी बताता हूं मैं आपको। आसकरण इस चीज से नाराज हो जाता है कि मुझे शासक नहीं बनाया, या फिर मेरी जगह कौन शासक बन गया? भारमल शासक बन गया। तो आसकरण वहां से शेरशाह सूरी की साथ अधीनता, यानी कि शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। वो शेरशाह सूरी के पास जाने के बाद भारमल को डर लगने लग जाता है कि यार ये तो शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। तो वो सारी चीजें को कन्वर्ट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए भारमल क्या करता है कि आसकरण को बुलाता है, प्यार से समझाता है, और समझाने के बाद उसको नरवर का शासक बना देता है कि कुछ तो दे इसको, नहीं तो नाराज हो जाएगा ये। तो आसकरण को नरवर का शासक बना देता है भारमल, और आमेर की गद्दी पे बैठ जाता है कौन? भारमल बैठता है। जब ये शासक बनता है दोस्तों, तो 50 साल की उम्र में बनता है, यानी कि इसकी उम्र कितनी रहती है? 50 वर्ष। भारमल के शासक बनने से आमेर के इतिहास में एक नई चीजें, बहुत सारी चीजें आती है। अगर ये शासक नहीं बनता, इस तरह से शासक बनता, तो शायद आमेर का इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन भारमल के शासक बनने से बहुत सारी चीजें डाइवर्ट हुई, इतिहास बदल गया। इस तरह से देखा जाए तो आमेर में बहुत सारी चीजें बदल गई। अभी देखेंगे भारमल के शासक बनने से क्या क्या चीजें हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देखो दोस्तों, अब शासक कौन बनता है? भारमल बनता है। ये रहा अपना भारमल। भारमल शासक बनता है कहाँ का? आमेर का। दोस्तों, भारमल भी बोलते हैं इसको, भारमल भी, बहुत सारी बुक्स में आपको भारमल मिल जाएगा। भारमल, भारमल ये भी मिल जाएगा। और बहुत सारी बुक में आपको बिहारी मल भी मिल जाएगा। बिहारी मल, ये तीनों नाम एक ही है, यानी कि तीनों कौन है? भारमल है, ये अलग अलग नहीं है। इसका शासनकाल की बात करें तो शासनकाल रहता है इसका 1547 से 73 ईस्वी।
दोस्तों एक बार फिर बताऊंगा मैं, आप बारमल जब शासक बनता है तो 50 वर्ष की उम्र में रहता है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि बारमल शासक तो बन जाता है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि आजकरण इसको परेशान करने लग जाता है, तो उसको हटाया सबसे पहले इसमें। फिर इसके बाद होता यह है कि पृथ्वीराज कछुआ के 12 पुत्र रहते हैं, और 12 पुत्रों की जो जिम्मेदारी और फिर उनके भी पुत्र की सबके पीछे कौन पड़ जाता है? बारमल पड़ जाता है, और बारमल ही इनके पीछे पड़ जाता है। तो बारमल के पीछे पड़ जाते हैं, तो बारमल का जीना बहुत मुश्किल से हो रहा था कि क्या करूं मैं। एक तो वृद्धावस्था, ग्रह कलेश, और फिर अपने वंश की ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो बारमल को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या मैं। तो बारमल क्या करता है, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए कोई बड़ी चीज इसके हाथ में आए, कुछ ना कुछ आए, या फिर कहीं ना कहीं से इसको क्या करना पड़ेगा कि मैं इनको दबा सकूं, जो मुझसे छोटे, जो मुझे परेशान करते हैं, ग्रह क्लेश हो रहा है, जीने नहीं दे रहे थे एक तरह से। तो क्या करता है दोस्तों, बारमल क्या करता है, अकबर की शरण में जाता है। किसकी शरण में? क्योंकि इसके समकालीन का जो मुगल बादशाह रहता है वो कौन रहता है? अकबर। तो इसको एकदम से याद आता है कि यार मैं हो सकता हूँ अगर अकबर से मैं संधि कर लूँ या फिर उसकी अधीनता स्वीकार कर लूँ, तो मेरा सपोर्ट किससे हो जाएगा? अकबर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? अकबर से हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अकबर से मुलाकात करने की कोशिश करता है कि मेरी अकबर से मुलाकात हो जाए और मेरे अकबर से रिलेशन अच्छे हो जाए, तो मैं आमेर में अच्छी स्थापना कर सकता हूँ। तो बारमल दोस्तों देखना, कब की बात है? 1556 की बात है। 1556 की बात है। 1556 में बारमल की अकबर से मुलाकात दिल्ली में हुई। कहाँ हुई दोस्तों? दिल्ली में हुई। कब हुई? 1556 में हुई। दोस्तों बहुत सारे आपको लगेगा कि सबसे पहली जो मुलाकात है वो कहाँ पे हुई थी? सांगानेर में हुई थी। किसने करवाई थी? चंगताई खान ने करवाई थी। ये सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन यार आपको बता दूं, जो सबसे पहली मुलाकात हुई थी बारमल की, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बात नहीं हुई हो, जयपुर को लेकर बात नहीं हो, आमेर को लेकर कोई बात नहीं हो, उसके शासन की लेकर कोई बात नहीं हो, लेकिन जो पहली मुलाकात होती है वो कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है। होता ये है कि अबुल फजल, कौन था अबुल फजल? अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। फारसी इतिहासकार था, अबुल का बहुत ही चहेता था, बहुत ही करीबी दोस्त था। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने जब आईने अकबरी यानी कि अकबर की आत्मकथा लिखी है, तो उसमें बताया गया है, उसमें उस चीज का वर्णन होता है कि जो बारमल की जो पहली मुलाकात होती है वो दिल्ली में होती है। होता ये कि अकबर एक टाइम क्या होता है कि ये दिल्ली जाता है। कौन? बारमल। तो अकबर वहां पे जो क्रीड़ा स्थल रहता है, यानी हाथियों की जो जगह रहती है जहां पर हाथियों को रखा जाता है, तो वहां पर अकबर एक टाइम अपने हाथी से खेल रहा था, या फिर उससे युद्ध की प्रयास कर रहा था, कुछ ऐसी चीजें कर रहा था। तो क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है हाथी, और अकबर की तरफ वो बढ़ने लगता है मारने के लिए। तो ये सब चीजें कौन देखता रहता है? बारमल देखता रहता है। तो बारमल वहीं से कूद जाता है अपनी दोनों तलवार हाथ में लेके, और उस हाथी को कंट्रोल में करता है, और इससे प्रसन्न हो जाता है कौन? अकबर। तो अकबर को वहां पे शाबाशी देता है बारमल को। तो ये चीजें किसने बताई? अबुल फजल ने बताई, अपने आईने अकबरी में कहा बताया है कि दिल्ली में पहली मुलाकात होती है दोस्तों। और ये किसके सहयोग से होती है? यह मुलाकात मजनू खां ने करवाई। किसने करवाई दोस्तों? यह मुलाकात मजनू खां ने करवाई थी। ये होती है बात कहाँ की? दिल्ली की। इसके बाद दोस्तों बात होती है, कुछ समय निकलता जाता है और 1562 के समय आता है। कब का आता है? 1562। समय देखो, 20 जनवरी 1562 की बात है। 20 जनवरी 1562। अकबर क्या है, अकबर हर महीने या फिर कुछ टाइम को लेके चलो, तो ये अजमेर आता था, मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर माथा टेकने आया करता था। कौन? अकबर। तो ये सूचना किसको मिलती है? बारमल को मिलती है कि वो अकबर आ रहे हैं, निकलेंगे तो इधर होके, सांबर होके, सांगानेर होके, आमेर होके निकलेंगे, तो हो सकता है मेरी यहाँ पे अच्छी मुलाकात हो जाए। तो ये मैं चांस नहीं खोना चाहता अकबर से मुलाकात का, और यहीं पे मैं सारी बातें बता दूंगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी यहाँ पे मदद कीजिए। यह सब चीजें होती है। 20 जनवरी की बात होती है, जब अकबर कहाँ जा रहा होता है? मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ। तो इसी के टाइम मुलाकात होती है किसकी? बारमल की
बारमल की अकबर से द्वितीय मुलाकात सांगानेर स्थान पर होती है। सांगानेर स्थान पर होती है। दोस्तों ये कौन सी मुलाकात थी? प्रथम, यानी कि ये फर्स्ट मुलाकात थी और ये सेकंड मुलाकात है। तो सांगानेर स्थान पर जब वो निकल रहा था तो बारमल सांगानेर स्थान पर, कौन से स्थान पर? सांगानेर स्थान पर। और ये मुलाकात, नोट, ये मुलाकात कौन करवाता है अकबर से? बारमल की। यह मुलाकात चंगतई खां करवाता है। कौन करवाता है दोस्तों? ये मुलाकात चंगतई खां करवाता है। तो 1556 में पहली मुलाकात दिल्ली में होती है और द्वितीय मुलाकात 20 जनवरी 1562 में चंगतई खां करवाता है। कहां पे करवाता है? सांगानेर। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अभी एक और नाम आएगा जो विवाह का आएगा, वो विवाह होता है सांबर नामक स्थान पर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो द्वितीय मुलाकात है, आपको याद क्या रखना है, कौन से स्थान पर होती? सांगानेर स्थान पर। किसने करवाई थी? चंगतई खां ने करवाई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख लिया दोस्तों? ये बात होती है बारमल की सिर्फ अकबर से मुलाकात की। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है जब अकबर कहां जा रहा होता है? मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ अजमेर दरगाह पर। तो वापस लौटेगा भी तो सही, मतलब लौटते हुए भी कहां होके निकलेगा? आमेर होके निकलेगा। तो दोस्तों बात कब की आती है? अब 6 फरवरी 1562, यानी कि आप देखो महीना भी पूरा नहीं हुआ था, अब वो लौट जाता है। कब की बात है? 6 फरवरी 1562 की बात है। अकबर जब लौट रहा था तो ये बात किसको पता चलेगी? बारमल को पता चलेगी। तो बारमल 6 फरवरी 1562 में, ये बारमल और ये अकबर, इसकी पुत्री रहती है दोस्तों, पुत्री, उसका नाम रहता है हरकाबाई। क्या नाम रहता है दोस्तों? हरकाबाई। हरकाबाई का विवाह किससे करवा देता है दोस्तों? 6 फरवरी 1562 में। कौन करवा देता है? बारमल अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता है? अकबर से। विवाह दोस्तों होता क्या है, जब बारमल की द्वितीय मुलाकात होती है कहां पर? सांगानेर स्थान पर। तो वहां से मुलाकात करके जो घर पे पहुंचा होगा तो उसने बताया होगा कि यार अकबर है, मुगल बादशाह है, ये है, तो मैं उनसे संधि कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? तो उनसे क्लोजनेस बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, 6 फरवरी को अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाता है? अकबर से। अब जब ये विवाह होगा तो इससे मजबूत कौन होगा? बारमल होगा, क्योंकि इसको जरूरत थी उस टाइम। सबसे ज्यादा जो परेशान था अगर आमेर का शासक तो वो बारमल था, वृद्ध था और फिर ग्रह कलेश अलग से था, सब चीजें थी उसमें। तो ये हरकाबाई का विवाह किससे करवा देता है? अकबर से करवा देता है। और ये विवाह दोस्तों, ये विवाह कहां पर होता है? यह विवाह सांबर स्थान पर होता है। कौन से स्थान पर होता है दोस्तों? सांबर नामक स्थान पर। कंफ्यूज नहीं होना है, द्वितीय जो मुलाकात है वो सांगानेर स्थान पर होती है और जो विवाह होता है सांबर स्थान पर। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे आप सीरियल भी देखते हो, पहले सीरियल भी आते थे अकबर जोधा अकबर के, तो वो ये जोधा नहीं है, उसका नाम जोधाबाई नहीं था। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जोधा क्यों बोलते हैं इसको। और जो विवाह होता है वो उसमें अलग ही विवाह चलते रहते हैं, क्योंकि वो सीरियल है, उनको अलग दिखाना रहता है। तो वो सांबर में तो सीरियल बताते नहीं। बहुत सारे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सीरियल का
आमेर में बता देते हैं, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको सीरियल में आमेर बताया गया है। तो दोस्तों ये विवाह याद रखना, विवाह कहाँ हुआ था? सांभर में हुआ था। इस विवाह की बात करें दोस्तों, यह विवाह राजपूताने का प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। दोस्तों यानी कि ये जो हरकाबाई और अकबर का जो विवाह होता है वो राजपूताने का प्रथम विवाह होता है। प्रथम विवाह कौन सा होता है? अकबर और हरकाबाई का। भारमल की पुत्री रहती है हरकाबाई और विवाह होता है अकबर से। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब मैं अपन मेवाड़ पढ़ रहे थे, मारवाड़ पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अंतिम विवाह भी बताया था मैंने। यहां पे लिख देता हूं मैं नोट, राजपूताने का मुगल राजपूत अंतिम विवाह। कौन सा होता है दोस्तों? इंदिरा कौरी और फर्रुख शेर, मुगल बादशाह फर्रुख शेर से होता है। अंतिम विवाह कौन सा होता है? इंदिरा कौरी प्लस फर्रुख शेर। किसका होता है? इंदिरा कौरी और फर्रुख शेर। याद रखना प्रथम मुगल बादशाह विवाह कौन सा होता है? मुगल विवाह, मुगल राजपूत, अकबर और हरकाबाई का। और अंतिम कौन सा रहता है? इंदिरा कौरी और फर्रुख शेर का। दोस्तों ये विवाह होता है कौन से स्थान पर होता है? याद क्या रखना है आपको? सांभर स्थान पर होता है। सांभर स्थान पर होता है। कब होता है? 6 फरवरी 1562 को। देखो इनसे एक पुत्र का जन्म होता है। एक पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम रहता है सलीम। सलीम रहता है। ये सलीम वही है जहांगीर, जो अकबर का जो मुगल बादशाह, अकबर के बाद जो मुगल बादशाह बनता है वो जहांगीर कौन बनता है? सलीम बनता है। सलीम इसका नाम रहता है। मुगल बादशाह बनने के बाद जब मुगल बादशाह बन जाता है तो वो जहांगीर की उपाधि धारण करता है और जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह कहलाता है। ये कौन था? जहांगीर। पुत्र का जन्म होता है सलीम, जो कि मुगल बादशाह बनता है अकबर के बाद। देखो दोस्तों हरकाबाई की बात करें, हरकाबाई की उपाधियों की बात करें दोस्तों, उपाधियां किसकी? हरकाबाई की। पहली उपाधि बात करें दोस्तों, इसको जोधबाई की उपाधि दी थी। जोधबाई। कौन सी उपाधि? जोधबाई, नॉट जोधाबाई। देखो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं समझाता हूं कैसे। जोधबाई जो है वो उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। और एक बोलते बोलते सीरियल में बताया जोधाबाई। जोधाबाई मैंने आपको बताया जगत गोसाई रहती है, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री रहती है, जिसका विवाह किससे होता है? जहांगीर के साथ होता है। किससे होता है? जहांगीर के साथ होता है। और उससे जो पुत्र बनता है वो खुर्रम होता है, जो मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता है। तो वो जोधाबाई उसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जोधपुर की पुत्री थी। अगर जोधपुर की पुत्री थी तो इसलिए वहां पे जितनी भी रानियां रहती थी उनको सब जोधा कहते थे कि ये जोधा की बेटी है, ऐसा होता है। जोधबाई ये किसने दी थी उपाधि? ये अकबर ने दी थी। वो जोधाबाई अलग है और ये जोधबाई अलग है। यानी कि हरकाबाई के कौन है? जोधबाई है। इसके बाद सेकंड जो उपाधि दी थी मरियम की दी थी। किसकी? मरियम की। थर्ड उपाधि उजमानी। फोर्थ उपाधि मरियम उजमानी। दोस्तों मरियम अलग है उपाधि और उजमानी अलग है। आपने मरियम उजमानी पढ़ा होगा, जो किसने दी थी? इसकी बात करें, ये उपाधि किसने दी थी? जोधबाई। और मरियम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। और ये जो उजमानी की उपाधि ये दी थी शेख सलीम चिश्ती द्वारा। किसके द्वारा? शेख सलीम चिश्ती। और ये दी थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर अपनी मम्मी को या फिर अपनी माँ को क्या बोलता था? मरियम उजमानी के नाम से जानता था। और जोधबाई और मरियम जो मुगल दरबार में जो नाम था उसका जोधबाई और मरियम था। और शेख सलीम चिश्ती ये धर्म गुरु थे इनके, अकबर के। इन्हीं की कृपा से किसका जन्म हुआ था?
जहांगीर का, इसी के नाम पे किसका नाम, पुत्र का नाम सलीम रखा गया था। तो शेख सलीम चिश्ती ने उपाधि दी थी उस्मानी की, किसको, हरका-बाई को। दोस्तों ये बात किसकी होती है, हरका-बाई की। आया समझ में, कहीं भी क्लियर डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। उस्मानी की उपाधि अलग है, मरियम की उपाधि अलग है, और मरियम उस्मानी की अलग है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लो पहले। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात अपनी भारमल की, यानी कि विवाह की पुत्री की। देखो दोस्तों, एक नोट लगाना आप, भारमल ने अकबर की अधीनता सांभर पर स्वीकार की। कहां पर करी दोस्तों, भारमल ने, जहां पर विवाह हुआ था, और विवाह करते ही उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी दोस्तों, अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने करी थी, भारमल ने करी थी। किससे करी थी, अकबर से करी थी। ठीक है दोस्तों, और इसी स्थान पर भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास तथा अपने पौत्र मान सिंह को अकबर के साथ मुगल दरबार भेजा। जैसे ही विवाह हुआ दोस्तों, तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली किसने, भारमल ने। और यहीं पर भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास, जो कि आमेर का शासक बनता है भारमल के बाद, और उसके बाद शासक बनता है मान सिंह, ये भारमल का पुत्र रहता है। भगवंत दास किसका पुत्र रहता है, मान सिंह किसका पुत्र रहता है, भगवंत दास का। और दोनों को कहां भेज देता है, मुगल दरबार भेज देता है। ले जाता है अकबर अपने साथ, मुगल के साथ मुगल दरबार भेज देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखना, अकबर ने भारमल को 5,000 का जाट मनसबदार बनाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारमल एकमात्र पहला शासक, राजपूताने का प्रथम शासक था जिसे अकबर ने 5,000 की मनसबदारी दी थी। आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाएगा कि भगवंत दास पहला व्यक्ति था राजपूताने का जिसको मनसबदारी दी गई थी। तो दोस्तों वो गलत है, भारमल था। राजपूताने का एक पहला शासक था कौन, भारमल, जिसको 5,000 की मनसबदारी दी गई थी। मनसबदारी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनसबदारी एक प्रथा है। इसका मनसब का अर्थ होता है एक पद से लिया गया है कि किसका पद कितना ऊंचा रहेगा और किसका पद कितना नीचा रहेगा। मैं अभी आपको लिखा दूंगा मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने शुरू की थी। तो भारमल पहला शासक था, आमेर का नहीं, पूरे राजपूताने का पहला शासक था जिसको 5,000 की मनसबदारी दी गई थी। मैं लिख देता हूं यहां पर, राजपूताने का प्रथम शासक जिसे मनसब दी गई। ठीक है दोस्तों, यहीं पर
जब इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो इसका सेनापति बना। मनसबदारी का मैंने बताया ना आपको, मनसब का अर्थ होता है उच्च पद से। अब उच्च पद का मतलब ये है कि सेनापति भी बना देता है और फिर अपनी तरफ से एक मुगल सेना दे देता है और उस किसके अंडर में काम करेगी, वो भारमल के अंडर में काम करेगी। अब यहाँ पे अकबर की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, तो एक पद दे देता है उच्च पद का और मनसबदारी 5,000 की मनसबदारी दे देता है सांबर नामक स्थान पर। वहीं पे जब अधीनता स्वीकार करता है और उसी को वहां से मनसबदारी दे देता है कौन, अकबर। बारमल ने नागौर दरबार लगाने पर अकबर की सहायता की। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन पहले मेवाड़ मारवाड़ पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि अकबर जो नागौर दरबार लगता है 1570 ईस्वी में, तो उसमें किसके सहयोग से लगता है, वो भारमल के सहयोग से लगता है। यानी कि भारमल का बहुत बड़ा योगदान रहता है नागौर दरबार लगाने में। तो दोस्तों आप पहले इसको लिख लीजिए ताकि और आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका। मिटा दो दोस्तों। देखो दोस्तों, भारमल को 2 उपाधियां दी गई थी, 2 उपाधि। पहली दी गई थी राजा की और दूसरी दी गई थी अमीर उल उमरो। भारमल को 2 उपाधियां दी गई थी। पहली दी गई थी राजा और अमीर उल उमरो, यानी कि राजा भारमल भी बोल सकते हैं इसको। जो उपाधि देते हैं वो उपाधि आगे लग जाती है। और ये दोनों जो उपाधियां ये किसके द्वारा दी गई थी, अकबर के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, अकबर के द्वारा दी गई थी। और 1573 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मनसबदार क्या होती है, आप लिख लेना अलग से, मनसबदार प्रथा। देखो दोस्तों, मनसब का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पद। क्या होता है, पद। यानी कि उच्च पद निम्न पद, 2 ही तो पद होंगे। मीडियम पद भी होता है क्या, एक तो ऊंचा रहेगा एक नीचा रहेगा, तो 2 पद होंगे। यानी कि जो जिसको ज्यादा मनसबदारी, जैसे 5,000 की दी, किसी को 7,000 की दिए, तो 7,000 वाली उच्च पद हो जाएगा और 5,000 वाला निम्न पद हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है पद से, वंशानुक्रम से नहीं होता, वंशानुक्रम से नहीं होता। समझना दोस्तों, यानी कि जो मनसबदार दी जाती है ना वो वंश से नहीं दी जाती। ऐसा नहीं है कि अकबर ने भारमल को दी तो उसको पुत्र को भी 5,000 की देंगे, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, वो वंशानुक्रम नहीं चलेगी। यानी कि 5,000 की अगर भारमल को मिली है तो उसके भगवान दास को 5,000 की मिलेगी, जरूरी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो पद चलते हैं, एक चलता है जात और एक चलता है सवार। जात का मतलब दोस्तों पैदल से लिया गया है, यानी कि पैदल व्यक्ति, और सवार से लिया गया है घुड़सवार। ठीक है दोस्तों, होता यह है कि जैसे 5,000 को मनसबदारी दी किसको, भारमल को, तो वहां पर उसके साथ क्या चलेंगे, 5,000 तो सैनिक चलेंगे पैदल और 5,000 ही घुड़सवार, यानी कि 5,000 घोड़े रहेंगे उसके पास। अब दोस्तों इसमें उच्च पद और निम्न पद क्या होता है, ये देखो कि इसमें जैसे द्वितीय श्रेणी के भी रहेंगे, तो द्वितीय श्रेणी क्या रहेंगे, अगर ये घुड़सवार आधे रह जाते हैं, घुड़सवार जैसे 5,000 की जगह उसको 2,500 मिलते हैं, तो वो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता है। कौन कहलाता है, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। 5,000 दोनों रहेंगे तो ये प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, अकबर ने। बाद में इसका प्रचलन खत्म होता चला गया था। क्यों, क्योंकि जब मनसबदारी दी जाती है ना तो आदेश का पालन बादशाह नहीं करता, जो जिसका सेनापति रहता है वो उसके अंडर में काम करता है। तो बाद में ये प्रथा खत्म कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वो सेना को लेकर अलग चला जाता तो अलग राज्य की मांग करने लग जाता था और वहीं पे विद्रोह करने लग जाता था। तो इसका मामला बाद में बिगड़ने लगा था। अकबर ने शुरुआत करी थी, बहुत ही अच्छी प्रथा थी ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका भारमल कंप्लीट।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो शासक बनता है इसका पुत्र बनता है भगवंत दास, जो कि किसके दरबार में चला जाता है, मुगल दरबार में। इसकी मृत्यु होने के बाद शासक बनता है आमेर का। अकबर बनाता है उसको शासक। भगवंत दास या फिर भगवान दास। शासनकाल कब तक रहेगा? ठीक है दोस्तों, भगवंत दास शासक बनता है अकबर के सहयोग से। देखो दोस्तों, आमेर रियासत में जो भी शासक बनेंगे ना वो मुगल बादशाह से बनेंगे, यानी कि मुगल बादशाह जो चाहेगा वही शासक बनेगा, क्योंकि ये अधीनता स्वीकार कर रखी थी आमेर वालों ने। तो भगवान दास को शासक बना देता है कौन? अकबर बना देता है। देखो इसके बारे में, इसको भी 2 उपाधियां प्राप्त थी, 2 उपाधियां दी गई थी अकबर के द्वारा। जो उपाधि इसके पिताजी को दी गई थी वही उपाधि इसको दे दी, यानी कि पहली उपाधि इसको भी कौन सी थी? राजा की, और दूसरी उपाधि अमीर उल उमरो। दोनों उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद भगवान दास की बात करते हैं। देखो दोस्तों, भगवान दास भगवंत दास को अकबर ने 5000 का जात व सवार मनसब दिया तथा अपना मनसबदारी बनाया। ठीक है दोस्तों, अकबर ने इसे 5000 का मनसब दिया और अपना मनसबदारी बना लिया। कहाँ का? आमेर का। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखिए, नोट लगाना इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन में। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है ना, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। मुगल दरबार में भगवंत दास को नगाड़ा निशान का मान दिया जाता था। देखो दोस्तों, समझना यहां पर कि नगाड़ा निशान होता क्या है। नगाड़ा निशान भी एक प्रथा तो नहीं कह सकते दोस्तों, नगाड़ा निशान एक सम्मान है, एक आदर है। होता क्या है, जैसे वो कोई भी अगर मुगल दरबार में जैसे भगवान दास की एंट्री होगी ना, तो फिर नगाड़े बजाए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि भगवान दास पधार रहे हैं। ये प्रथा होती है कौन सी? नगाड़ा निशान की। तो ये आप याद रखना, सबसे पहले बारमल को नहीं दी गई थी। राजपूताने का पहला शासक था या आमेर का पहला शासक था कौन? भगवंत दास, जिसे नगाड़ा निशान की उपाधि दी गई थी या नगाड़ा निशान का मान सम्मान दिया गया था। इसके बाद दिया गया था इसी के पुत्र मान सिंह को, जो इससे भी ज्यादा आदर सम्मान का व्यक्ति था और सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था। उसकी बात अपन बाद में करेंगे, जो कि अकबर का था। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, उपाधि से भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, मनसबदारी से, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, नगाड़ा निशान का जो सबसे पहले मान दिया गया था वो किसी दिया गया था? भगवंत दास को। बारमल नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए आप। लिख लिया दोस्तों? तो याद रखना आप, नगाड़ा निशान का मान किसे दिया गया था? भगवंत दास को दिया गया था। भूलना मत इसको, बारमल हो जाए आपसे, बारमल में कंफ्यूज नहीं होना आप। देखो,
अब बात करते हैं भगवान दास के अकबर के साथ सैनिक अभियान। अकबर क्या है दोस्तों, मैं अकबर के बारे में अगर बात करेंगे आगे मैं बताऊंगा आपको जब मानसिक पढ़ेंगे, क्योंकि मानसिक में ज्यादा अकबर आएगा। अकबर बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति मानता था किसको, मतलब राजपूताने को बहुत विश्वास करता था कि राजपूताने से लड़कर मैं विश्व विजेता नहीं बन सकता। तो इसने क्या करा, आमेर से संधि की। और आमेर से संबंध भी इसी वजह से बनाए थे क्योंकि जो अकबर जो है ना वो बहुत ही चतुराई से काम करता था, बहुत ही आराम से काम करता था। भगवान दास को सैनिक अभियान में भेजा, अपने साथ लेके जाता था क्योंकि इसको विश्व का विजेता बनना था। तो जितने भी सैनिक अभियान किए, जैसे मान सिंह के साथ भी किए, मान सिंह को आउट ऑफ राजस्थान भी भेजा था उसे, ज्यादातर वो आउट ऑफ राजस्थान ही रहा था। और भगवान दास जो है वो राजस्थान में और आउट ऑफ राजस्थान में भी रहा था। देखो पहला जो अभियान था इसका, अकबर के साथ सैनिक अभियान की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि कौन कौन से राज्य जीते थे इसने, कौन कौन से दुर्ग जीते थे। तो पहली बात करें अपन चित्तौड़गढ़। कब की बात है ये, 1567 और 68 की। 1567 का नाम लेते याद आ जाना चाहिए कि मेवाड़ का शासक कौन था उस टाइम, उदय सिंह था। दोस्तों हुआ कि उदय सिंह के शासनकाल में अकबर चित्तौड़गढ़ विजय प्राप्त करता है। तृतीय युद्ध होता है, मेवाड़ का तृतीय युद्ध होता है और तृतीय शाखा होता है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। आपको पता होगा इस टाइम ही अकबर ने कत्लेआम की जो ऑर्डर दिया था, कत्लेआम का, जो 30,000 लोग मारे गए थे चित्तौड़गढ़ में, वो इसी अभियान के दौरान मारे गए थे। और उसका जो भगवान दास का जो रोल था उसमें सबसे ज्यादा था, क्योंकि भगवान दास इसके सैनिक अभियान में शामिल था। और इसी के कहने पर अकबर ने ऑर्डर दिया था कि आप 30,000 लोगों को, यहाँ के जितने भी जिंदा लोग हैं उनको सबको कत्लेआम करवा दीजिए। तो अकबर नहीं दिया था। हुआ यह था 1567 में, आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। और 67 में तो वो किसको घेर लेता है, चित्तौड़ को घेर लेता है। और 68 में युद्ध होता है। आपको नाम होगा जयमल पत्ता, दो सेनापति थे किसके, उदय सिंह के। तो उदय सिंह वहां से निकल जाता है और जयमल पत्ता को कारोबार संभाल जाता है। तो वो सब देख रहा होता है कौन, अकबर थोड़े दूर के लिए वह टीले का निर्माण कर रहा था ताकि वहां से देख सके ये जो हो रहा है, वहां से देख रहा था वो। तो एक बार क्या होता है कि अकबर वहां से देखते देखते ये युद्ध चल रहा होता है, तो वो किसी ज्वाला को उठते हुए देखता है और आग लगी हुई देखता है। तो भगवान दास को बुलाता है कि अरे क्या हो रहा है वहां, तो वो तो आग लगी हुई, तो केला जल रहा है। तो भगवान दास बोलता है कि अकबर जहां बना कि ये आग नहीं लगी है, ये हो रहा है वहां पर जोहर की। जोहर एक प्रथा होती है ताकि स्त्रियां जो अपने सेनापति को जो हार जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी रानियां जोहर करती है। तो ये जैसे सूचना मिलती है अकबर के पास, तो भगवान दास से बोलता है कि जाओ इसको बंद करवाओ। तो भगवान दास जाता है और वहां पर जो गेट पे, आपको पता होगा मेवाड़ दुर्ग में जब तृतीय युद्ध हुआ था, वहां पर सुना होगा आपने कि जैसे ही भगवान दास जाता है तो वहां मेवाड़ के गेट बंद रहते हैं और वहां पर दो सेनापति रहते हैं, जयमल और पत्ता। कल्ला राठौड़ रहते हैं, कल्ला राठौड़ भी उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो जयमल पत्ता को अंदर नहीं जाने देते हैं और वहां पर जयमल पत्ता को उसके जो जयमल रहता है उसके हाथ कट जाते हैं वो लड़ते हुए, और कल्ला अपनी कंधे पे बिठा कर जयमल से युद्ध करते हैं। तो ये सब सारा दृश्य किले पे बैठा हुआ कौन देखता रहता है, अकबर देख रहता है। तो आपको पता होगा कि उसकी प्रशंसा कर देता है वो। और फिर बाद में जो आगरा का दुर्ग है उसके बाहर भी, आगरा के दुर्ग के बाहर भी आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि आगरा के दुर्ग के बाहर भी जयमल पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है, गजारूढ़ मूर्तियां। तो अकबर ये सब देखने के बाद 2.5 घंटे तक जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ इतना जबरदस्त युद्ध करते हैं कि उस सेना को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये सब चीजें देखते रहते अकबर के पास जाता है जीतने में कि यार कौन थे ये, तो बताता है ऐसा। तो फिर अकबर क्या है, भगवान दास से राय मांगता है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इतना धमाका, इनका इतना आक्रोश हुआ क्या है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि अधीनता स्वीकार करने में इतने गर्म क्यों हो रही है। तो वो भगवान दास अकबर को बोलता है कि ये सब हमारे कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे शासक से नाराज है, हमको ये राजपूत मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते, क्योंकि भाई हमने आपसे संबंध बनाए, वैवाहिक संबंध बनाए, आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये ऐसा मानते हैं कि अकबर के ये सब जो भी चाव चुपट है ये सब है ऐसा। तो अकबर ये सब बातें सुनता है तो अकबर कहता है कि अब क्या किया जाए, जब ये तुमसे नाराज है, तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाते, तुमको अलग मानते हैं, राजपूत मानते ही नहीं है, तो ऐसा तुम क्या किया जाए। तो भगवान दास ही इसको अकबर को बोलता है कि आप ऐसा करा दो, ये जितने भी चित्तौड़ में लोग हैं ना, जिंदा लोग जो ऐसा करते बातें, इनका कत्लेआम करवा दो। तो भगवान दास के कहने पर ही अकबर 30,000 लोगों की हत्या करा था। और 30,000 ये होने के बाद अकबर के जीवन का सबसे बड़ा दाग है जो बताते हैं ऐसा। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ विजय में होता है 1570 में, लिखाने की जरूरत नहीं है। इस चित्तौड़गढ़ विजय में एक चीज लिखा देता हूँ लाइन, किसमें योगदान किसका रहता है इस अभियान में।
भगवान दास का योगदान था। इसके बाद बात आती है दूसरे की, यहां से निकल जाते हैं और रणथंभौर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों? रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय का यहाँ का शासक रहता है सुरजन देव। चित्तौड़गढ़ विजय की बात करें, चित्तौड़गढ़ विजय में जो सबसे ज्यादा हाथ रहता है वो भगवान दास का रहता है। भगवान दास यहाँ पर युद्ध नहीं करता है, वो ऐसे ही बात कर लेते हैं और सुरजन देव मान जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी? अकबर की। सुरजन देव अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यहां पर भी योगदान किसका रहता है? भगवान दास का। इस विजय में, रणथंभौर विजय में अकबर भी उसके साथ रहता है। दोस्तों मैं बता दूं, अकबर जो जाता है भगवान दास के साथ, वो एक नौकर के वेश में जाता है, यानी कि भगवान दास का नौकर बन के जाता है और वो सब चीजें बताया। सुरजन देव को पता नहीं रहता है कि ये कौन है, वो नौकर समझता है और नौकर के वेश में जाता है कौन? अकबर। और जो विजय प्राप्त कर लेता है रणथंभौर की। इसके बाद तीसरा आ जाता है, ये बात रहती है 1569 और इसके बाद आता है नागौर दरबार। 1570। आपको पता होगा, मैंने नागौर दरबार पढ़ाया था कि यहाँ पर जितने भी राजपूताने के शासक थे उनसे अधीनता स्वीकार करवाई गई थी। 3 मात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। एक बार फिर बताऊंगा मैं आपको, भूलना नहीं इनको। एक तो मेवाड़ का था महाराणा प्रताप, मारवाड़ का था चंद्र सिंह, और एक और शासक था जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था, सुल्तान देवड़ा। और बाकी जितने भी राजपूताने के शासक थे उन्होंने नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एक व्यक्ति नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो उस नहीं आने के चक्कर में भगवान दास को बोला गया था कि इसको उठा के लाओ यहाँ से। तो भगवान दास ने जैसलमेर के शासक हर्राय बाटी नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करवाई। जैसलमेर का शासक रहता है हर्राय बाटी, जो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। तो भगवान दास जो है वो हर्राय बाटी से बोलता है और उसे कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके मान जाता है, और ये हर्राय बाटी जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कहाँ पर? नागौर दरबार में। और यहीं पर अपनी पुत्री का, ऐसा कोई इतिहास में नाम नहीं आएगा कि जिसकी पुत्री का नाम है वो क्या था, इसकी पुत्री का विवाह भी करवा देता है अकबर के साथ इसी नागौर दरबार में। तो दोस्तों ये लिख लीजिए आप, पहली जो विजय रहती है वो चित्तौड़गढ़, फिर रणथंभौर, फिर नागौर दरबार, इस सब में योगदान था भगवान दास का। लिख लीजिए आप। दोस्तों ये सिर्फ भगवान दास का योगदान है इसमें। जितनी भी विजय थी वो अकबर की विजय थी, लेकिन साथ में भगवान दास भी जाता था। जब अपन मानसिंह पढ़ेंगे तो मानसिंह में बताएंगे, क्योंकि भगवान दास के जो युवराज था वो मानसिंह था, वो मानसिंह भी जाता है, लेकिन वहां मानसिंह में पढ़ेंगे अपन। इसके बाद रहता है सरनाल विजय, चौथे सरनाल विजय। सरनाल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अकबर के सौतेले भाइयों के विरुद्ध अभियान था। सौतेले भाई थे अकबर के जो गुजरात पर। दोस्तों अकबर के बहुत सारे सौतेले भाई थे, ईरान पे भी राज था, गुजरात पे भी राज था, लाहौर में भी राज था। तो इन भाइयों को जीतने के लिए अकबर ने, तो अकबर जब सरनल जाता है तो भगवान दास को और मानसिंह को भी साथ लेके जाता है। और इस जो विजय रहती है इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है भगवान दास का। यहाँ पर पहली बार मानसिंह युद्ध करता है, वो बात करेंगे पर मानसिंह में। तो इस युद्ध में इनके बन्नो थे, बन्नो नाम था इसका, मिर्जा बन्नो, जो कि
सौतेला भाई रहता है किसका, अकबर का। तो सरनाल विजय प्राप्त करता है। इसके बाद 5 आता है लाहौर विजय, पंजाब का सूबेदार। पंजाब का सूबेदार बना देता है भगवान दास को। किसका सूबेदार बनाता है, भगवान दास को। पंजाब का सूबेदार कौन बनाता है, अकबर बनाता है। और फिर यहां से ये लाहौर चला जाता है, लाहौर चला जाता है। और 1589 में इसकी मृत्यु हो जाती है भगवान दास की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि एक चीज रह गई, भगवान दास में क्या होता है, इसकी पुत्री का जो हुआ होता है वो जहांगीर के साथ करवाता है। तो देखो आप, ये भगवान दास, ये जहांगीर। भगवान दास की पुत्री रहती है, किसकी पुत्री का नाम रहता है हरका बाई, मान बाई। मान बाई का विवाह किसके साथ हो जाता है, जहांगीर के साथ होता है। और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम रहता है खुसरो। आपको पता होगा, एक तो खुसरो रहता है और एक खुर्रम रहता है। खुसरो और खुर्रम दोनों अलग थे। खुर्रम कौन था, वो मोटा राजा उदय सिंह अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह करवाता है किसके साथ, जहांगीर के साथ। उन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है, उसका नाम होता है खुर्रम। खुर्रम जो कि मुगल बादशाह बनता है शाहजहां के नाम से। ये दोस्तों खुसरो अलग रहता है। खुसरो जहांगीर का विरोध करता है। मैं आपको बताऊं कि मान सिंह और जहांगीर इन दोनों के बीच मतभेद रहते थे हमेशा। क्यों रहते थे, क्योंकि खुसरो का साथ दिया था। खुसरो जो है वो विरोध करता था जहांगीर की नीतियों के, जहांगीर से परेशान था वो, जहांगीर को अच्छा नहीं मानता था। तो एक बार क्या हुआ था कि खुसरो ने इसका विरोध किया था। वो कहाँ पे चला गया था, सिक्कों के गुरु के पास, जो कि अर्जुन देव के पास चला गया था। तो फांसी दे दी थी खुसरो, जहांगीर ने। ये खुसरो वही है, ये शासक नहीं बनता है दोस्तों। वो खुर्रम अलग है, खुसरो अलग है, याद रखना इसको। मान भाई की बात करें, इसको उपाधियां थी एक, बादशाह शेख की। इसी को बोलते हैं बेगम शेख। यानी कि दोस्तों मुगल दरबार में बादशाह या बेगम शेख के नाम से जाना जाता है किसको, मान भाई को। तो दोस्तों ये होती है बात भगवान दास की। इसके बाद जो शासक बनता है आमेर का, वो बनता है मान सिंह। मान सिंह की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और पूरे वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वीडियो कैसा था। लाइक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।